चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 7 ऊष्मा तथा ताप। ठीक है, ऊष्मा तथा ताप के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं ऊष्मा से रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन। तो ऊष्मा से रासायनिक और जैविक परिवर्तन किस माध्यम से होती है और किस प्रकार उसमें परिवर्तन देखने को मिलती है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अनेक रासायनिक परिवर्तन ऊष्मा देने पर ही संभव होते हैं। अनेक रासायनिक परिवर्तन, जब हम कोई भी केमिकल का हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसमें ऊष्मा देनी ही पड़ती है, गर्म करना पड़ता है, तब जा कर के उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो जब लोहे की छीलन को गंधक से पूर्व लोहे की छीलन को गंधक के चूर्ण के साथ मिलाया जाता है तो कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जब कोई इसमें गर्म किया जाता है तब वह लोहे का सल्फाइड बन जाती है। जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब गर्म करने पर देखते हैं कि लोहे का सल्फाइड बनता है और इसी प्रकार पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, कुछ रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे चूने को पानी में डालने पर, सोडियम को पानी में डालने पर और गंधक के अम्ल को पानी के साथ मिलाने पर। तो ऊष्मा से रासायनिक परिवर्तन के साथ ही साथ जैविक परिवर्तन भी होते हैं। हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में दूध और अन्य भोज्य सामग्री जल्दी खराब हो जाती है। सभी देखे हैं कि गर्मियों के दिन में जो है भोज्य सामग्री मतलब जो खाना बनाए रहते हैं वो जल्दी ही खराब हो जाती है। इसी का कारण क्या है, इन्हें खराब करने वाले जो जीवाणु अधिक ताप पर यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। ठीक है, परंतु यदि इन पदार्थों को 16 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए गर्मियों में दूध को खराब होने से बचाने के लिए कई बार उबालने की आवश्यकता होती है। फल, दूध और भोजन आदि को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में न्यूनतम ताप पर रखा जाता है, क्योंकि कम ताप पर जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो स्तनधारी कोशिकाओं में भी वृद्धि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा पक्षियों के लिए यह ताप 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि यही कारण है कि अंडों के विकास के लिए उन्हें सेने की आवश्यकता होती है, गर्म करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि हम उन कारकों पर विचार करें जिन पर किसी वस्तु की ताप वृद्धि के लिए वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला देखते हैं का वस्तु के द्रव्यमान, जिसे हम लोग m से दर्शाते हैं। वस्तु का द्रव्यमान पर वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, निश्चित ताप वृद्धि के लिए उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। बात याद रखिएगा। ख देखते हैं ताप वृद्धि T। हम ताप को किससे दर्शाते हैं, T से, है ना, स्मॉल t। वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ाया जाएगा उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, है ना। ग देखते हैं वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। भिन्न भिन्न पदार्थों के समान द्रव्यमान के ताप में समान वृद्धि के लिए भिन्न भिन्न ऊष्मा के परिमाप की आवश्यकता होती है। यह पूर्णतः पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब सारणी में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। इस सारणी के माध्यम से हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है क्रमांक 1 2 3 4, पदार्थ लिखा गया है और विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल या किलोग्राम सेंटीग्रेड पर दिया गया है ना। तो क नंबर में देख सकते हैं जल पदार्थ लिया गया है, उसके विशिष्ट ऊष्माधारिता देखो 4186 दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार बर्फ का, कांच का, लोहा, तांबा, पारा, शीशा का यहाँ पर जूल किलोग्राम सेंटीग्रेड पर दिया गया है।
सारणी को याद रखना है सभी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जल की अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता का प्रभाव। अब क्या क्या प्रभाव पड़ती हैं उसके बारे में अध्ययन करें तो वाहनों के इंजनों में, जो वाहन रहते हैं उनके इंजनों में शीतलक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है ना। और सेकने के लिए बोतलों के गर्भ जल का उपयोग किया जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश दिन में जल्द गर्म हो जाते हैं और रात में जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि समुद्र का जो जल रहता है दिन के सूर्य की उष्मा से गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंड नहीं होती है। रात में जब वातावरण ठंड होने लगता है तब समुद्र के जल जो होती है गर्म जल द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के कारण तटीय प्रदेश गर्म बने रहते हैं। तो कुछ जो है ऊष्माधारिता का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। और हम लोग देखें कि विशिष्ट ऊष्माधारिता को यानी कि जूल और किलोग्राम में किस प्रकार माप सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तापमापी, जिसको बोलते हैं थर्मामीटर।